चलो देखो हम लोग चैप्टर 11 चालू कर रहे हैं, इसमें मत ध्यान दो, अब लोग चैप्टर पे ध्यान दो। ठीक है, चैप्टर 11 कौन सा हमारा? मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, हम लोग वन शॉट देख रहे हैं, हम लोग फटाक से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा बच्चे यहीं पे ध्यान देना, आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पूरा फोकस यहीं पे रखो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इसमें स्टार्ट होगा टॉर्क की वैल्यू से, वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का सिंबल आप लोग ये लिखते हो। जैसे आप लोग को चैप्टर नंबर 10 जब पढ़े होंगे तो आपको वहाँ मिला होगा, टॉर्क का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है बिना साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? बिना साइन थीटा, टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर बिना में से जो ईना है वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, बिना में से जो ईना है वो कौन है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू आप लोग यहाँ रख देते हो तो टॉर्क का वैल्यू मिल जाता है आपको एम बी साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू आपको क्या मिलता है? एम बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टॉर्क इज इक्वल टू ऐसा एम क्रॉस बी, ऐसा वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। टॉर्क मतलब समझ कर रखो, ये लीनियर एक फोर्स होता है, एक होता है लीनियर फोर्स। ठीक है, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते थे एफ से। ये जो है एंगुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? एंगुलर फोर्स। मतलब जब भी कोई बॉडी रोटेट हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई बॉडी रोटेट हो रहा है, इसे रोटेशन करता है, तब जाके ये फोर्स आता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला हमको क्या मिला? क्रॉस प्रोडक्ट लिखा तो ये वाले में वेक्टर फॉर्म में, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखा तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसका वैल्यू मिल गया हमको? टॉर्क का। अब टॉर्क का वैल्यू क्यों बताया? क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पे वर्क डन। टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इतना ही है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सभी बच्चे याद कर लोगे इसको। टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, वो ऐसा करके कुछ होता है। नेक्स्ट, बिना में से ईना कौन है? एम। हाँ ठीक है, ये मास नहीं है, ये कौन है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अगर। ठीक है, तो अगला टॉपिक आएगा रिस्टोर्ड एनर्जी। रिस्टोर्ड एनर्जी इन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लेते हैं हम लोग, इन बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट कैसा रहेगा? तो देखो हम लोग एक डायग्राम समझाता हूँ। ये समझो ऐसा टेबल है, इस टेबल पे ऐसा बार मैग्नेट को रख दिया है। बार मैग्नेट एक पतला सा मैग्नेट होता है, छोटा सा पतला सा, सेम इतना ही साइज का रहेगा, इससे छोटा ही रहता है। ठीक है, इसमें एक साइड होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल। इसको अगर आप लोग फ्रीली सस्पेंड करते से धागे से मान के, तो क्या होगा? उसका बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है हमारे अर्थ के साउथ की तरफ होता है, और उसका साउथ पोल हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ, और ऐसा होता है। ठीक है, अगर समझो ये नॉर्मल स्टेबल पोजीशन है, इसको आपने ऐसा घुमा दिया, मतलब इसको पलटी कर दिया, साउथ पोल इधर आ गया और नॉर्थ पोल इधर, मतलब आपने रोटेशन कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद ना ये वापस रिवर्स घूम के वापस वहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या? उसके पास कोई तो एनर्जी है जो इसको क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। आप उसको कितना भी घुमा दोगे ना, ये वापस रोटेशन करके वहीं पे आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? अब वहीं पे क्यों आ जाता है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कोई तो एनर्जी है जो इसके अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। वही रिस्टोरिंग एनर्जी हमको निकालना है। से स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को ऐसा खींचोगे, रिलीज कर दो, बिना धक्का दिए वो वापस चले जाता है। इसका मतलब क्या? स्प्रिंग में जब खींच रहे तो हम लोग एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको हम लोग रिस्टोर एनर्जी या फिर रीस्टोरिंग एनर्जी नाम देते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी उसको वापस रीगेन कर लेते हैं। तो पहले लिखना पड़ेगा कंसिडर, कंसिडर अ, ये कौन है? ये बार मैग्नेट। कंसिडर अ बार मैग्नेट ऑफ, बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसका डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या अज्यूम करने वाले हैं? एम। ठीक है, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे? बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सबसे पहले इसमें निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बार मैग्नेट, रोटेटिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क काम कर रहा है, उस टॉर्क का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? तो टॉर्क इक्वल टू, अभी बताया था क्या होता है? एम बी साइन थीटा। सिंपल फॉर्मूला। टॉर्क मतलब समझो फोर्स है, मुझे एनर्जी निकालना है तो हमेशा याद रखना, एनर्जी निकालने के लिए आपको हमेशा वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए मैंने फोर्स निकाल लिया। अब निकालने जा रहा हूँ एनर्जी, तो सबसे पहले निकालूंगा वर्क डन। वर्क डन बाय रोटेटिंग बार मैग्नेट, क्या बोल दिया? वर्क डन बाय रोटेटिंग बार मैग्नेट, रोटेटिंग बार मैग्नेट बाय डी थीटा। ठीक
ठीक है। डी थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डी थीटा मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो टॉर्क का वैल्यू हमको, टॉर्क नहीं, हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये एंगुलर वाला लिख रहे हैं हम लोग, तो ये एफ नहीं लिखना है हमको, क्या लिखना है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आपने लिया है, डी थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी समझ में आएगा, वर्क डन का वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा, छोटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है। पूरा निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर उसका करना होगा इंटीग्रेशन, क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेटिंग, यहाँ ऐसा लिखते हैं हम लोग, टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम स्टार्टिंग का कुछ एंगल ले रहे हैं हम लोग, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से कहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, थीटा 2 के पास, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा, तो वो लिमिट आ गया, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट। तो जब इसका निकालोगे इंटीग्रेशन, तो ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टॉर्क डी थीटा, यहाँ लिमिट लगाना होगा, लिमिट क्या लगेगा इसको, लिमिट कहाँ से लिया आपने, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होगा, जैसे dx का फॉर्मूला होता है x, इंटीग्रेशन dy का y, वैसे dw का w, समझ में आएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया, dw का क्या मिल गया हमको, w। अब देखो टॉर्क की वैल्यू आपको पता है, टॉर्क की वैल्यू क्या थी देखो, तो यहाँ लिख दिया मैं mb साइन थीटा, लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही पता होना चाहिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो आप लोग को यहाँ पे देखो एम बी वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन देखो मैं ऐसा ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लगाया। अब आगे जो माइनस को बाहर ले आओ तो हो जाएगा माइनस एम बी, और लिमिट लगाओ, माइनस बाहर जा चुका है, और जब लिमिट रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा को हटा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये थीटा को हटाएंगे, देखो ऐसा लिखेंगे, कॉस अपर लिमिट कौन, थीटा 2 माइनस कॉस लोअर लिमिट कौन, थीटा 1। ये किसका वैल्यू मिला हमको, वर्क डन का, और वर्क डन ही एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी को आप यू लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए बी लिख रहे, और इसका वर्क डन का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको यहाँ देना है, एम बी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग केसेस आएंगे, वो केसेस भी आपको करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, 0 डिग्री यहाँ लिखना रहेगा, और कहाँ तक हमने इसको गोल घुमा दिया, 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री यहाँ जाएगा, तो cos 0 से लेकर cos 90 आपको वैल्यू पुट करनी रहेगी। समझो, बोला स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, बाद में हम लोग ने 180 डिग्री ले गए, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री, यहाँ पे cos 180 डिग्री, जो भी वैल्यू आपको लिख के सॉल्व करना रहता है, समझ में आएगा। तो ऐसे अलग अलग केसेस लेने का, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री से 3 केसेस आपको लेना होता है, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। हाँ देखो अगला हमको अभी इसमें क्या आने वाला है, तो इसमें अभी हमको मिलेगा अगला टॉपिक, इसी के अंदर है, हेडिंग नहीं दिया है लेकिन हमको करना रहेगा वो। हम लोग निकालने वाले इसमें टाइम पीरियड ऑफ, क्या निकालने वाले हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, रोटेटिंग बार मैग्नेट का टाइम पीरियड निकालेंगे, हेडिंग नहीं दिया है, ठीक है। डायग्राम अभी भी सेम बना लो ऐसा ही जैसा पहले बनाया था, नॉर्थ पोल दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो साउथ पोल, ठीक है। कंसिडर इसका अभी भी लगभग सेम ही रखोगे, क्या लिखे थे कंसिडर, याद है, कंसिडर बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m having magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका वो क्या है, इसका B है, ठीक है। ये हमको मान चल गया। सबसे पहले लिख लो सेम जैसा पहले लिखे थे, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बार मैग्नेट, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है रोटेटिंग बार मैग्नेट पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, अभी निकाले थे, एम बी साइन थीटा, ये वाला, हाँ बिना वाला मत लगाना, यहाँ पे कौन सा लगा रहे, एम बी साइन थीटा, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, अभी जो हमने पहले यूज किया था, ठीक है। देखो एक शर्त लेंगे हम लोग, इफ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर साइन थीटा हमारा बहुत ज्यादा छोटा रहा, मतलब
छोटा मोटा ही एंगल से घूम रहा है, 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उस केस में आपका साइन थीटा जो है ना वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है थीटा। ये आपने बहुत चैप्टर में यूज कर लिया है। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एम बी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्या मिल गया यहाँ से हमको, एम बी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा को हमने जस्ट क्या लिख दिया, थीटा। अब ये टॉर्क इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास एक और टॉर्क की वैल्यू है। एक और टॉर्क कौन सा वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क ये चैप्टर नंबर 1 का है, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। ये तो बार मैग्नेट था, इसके लिए हम लोग ये लेके आ रहे। अगर मान लो बार मैग्नेट नहीं कुछ और होता, कुछ भी होता, कोई भी बॉडी, तो ये बॉडी पे टॉर्क का ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। क्या फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग आई अल्फा। क्या लिखते हैं इसके अंदर हम लोग, टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस करें आप लोग। ये असली में रिस्टोरिंग टॉर्क होता है और ये नॉर्मल टॉर्क होता है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे लिखे ना टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी बार मैग्नेट, ठीक है। ये असली में कौन सा टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग, ठीक है। रिस्टोरिंग मतलब जो इसको हमने इसको घुमाया, इस वाले फोर्स से वो घूम के आ रहा है इस वाले एनर्जी के वजह से, इस वाले फोर्स के से, इसलिए यहाँ पे आप लोग क्या लगा लेते हो, माइनस। यहाँ बस माइनस लगा लो ताकि आपके फॉर्मूले में आपको सेम दिखे बुक जैसा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से कि आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम, मतलब आई अल्फा बराबर माइनस एम बी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को आई को भेज दो उधर, और अल्फा का सिंपल फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आई देखो इधर आ रहा है माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। बोलोगे सर अल्फा का फॉर्मूला ये कैसे आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, ठीक है। वी के प्लेस पे डी एक्स अपॉन डी टी अगर रख देते हो आप लोग तो डी डी हो जाएगा आपका डी स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। असली में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये सिंपल है, लीनियर है, लीनियर है इसलिए ए था। एंगुलर रहेगा तो क्या रहेगा अल्फा, और एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट आप लोग किससे दिखाते हो, थीटा से, देखो इसलिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग, देखो बाय कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका चैप्टर नंबर 5 में आया था, उसके साथ हम लोग कंपेयर करके इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालने आ रहे हैं, ओमेगा का वैल्यू। अब कंपेयर करोगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, तो ये है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो एक्स के प्लेस पे थीटा है और एक्स के प्लेस पे थीटा यहाँ पे भी है। यहाँ ध्यान से देखो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे कौन दिख रहा है, ओमेगा, देखो माइनस भी अपने जगह पे, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे एम बी अपॉन आई है, तो ओमेगा क्या मिलेगा जब इधर जाएगा, तो ओमेगा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। अब ओमेगा ही क्यों निकाला मैं, मुझे निकालना क्या है, देख लो हेडिंग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की क्या वैल्यू है हमारे पास, रूट ऑफ, क्या वैल्यू है, रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, डबल रेशियो आ गया तो सबसे नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये वैल्यू कैसा दिखेगा, 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। आपके बुक में इसी एम को म्यू से रिप्रेजेंट किया, समझ में आ रहा है क्या। तो बस यही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, चैप्टर 5 में भी आएगा ये सब, ठीक है। तो आपको यही लिख लेना है, ठीक है, देख लो इसको। अगला टॉपिक क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो ये हो गया समझो हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और उसके आजू बाजू जो ऑर्बिट होती है, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्यूशन। उसके जब रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, देखो उसको, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान नहीं देना है, इनको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन करेगा, जिसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, v। सो कंसिडर लिखेंगे, कंसिडर में क्या लिखूंगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ए इज रिवॉल्विंग around the nucleus in a circular orbit with speed, या वेलोसिटी बोलते तो भी चलता, विथ स्पीड v, इसके पास v वही वाली स्पीड है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो रेडियस होने वाला है कौन है, स्मॉल आर। और उसके बाद हमको धीरे धीरे से बहुत सारा करंट आएगा, चार्जेस आएंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला सर्कल का पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। मैं ए निकाल लिया। उसके बाद मैं निकालने वाला करंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई। तो करंट का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला हम लोग लिखते थे चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपल वाला चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे चार्ज के प्लेस से आपने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ई अपॉन टी, ठीक है, टाइम। बट मुझे बताओ टाइम का वैल्यू, देखो सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम जाएगा इधर तो स्पीड आएगा इधर, तो टाइम का फॉर्मूला मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल है ये, ठीक है। तो सर्कल का लेंथ कितना लिखते हैं हम लोग, कोई भी सर्कल का लेंथ रहता है तो 2 पाई आर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। टाइम का देख रहे हो फॉर्मूला क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला इसका आ रहा है। टाइम का फॉर्मूला आ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने 2 पाई आर क्यों लिखा, क्योंकि ये सर्कल है, कभी भी सर्कल आएगा तो डिस्टेंस आपको 2 पाई आर लिखना होता है, डी नहीं। ये टी की वैल्यू ये उठा के इसी में रखना है, ये रीजन दे रहे हैं हम लोग। बट तो बताओ आई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ई अपॉन, ये टी का वैल्यू क्या है 2 पाई आर अपॉन वी, सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, तो आई का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, आई इक्वल टू वी गया ऊपर तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब सवाल ये होगा कि सर आपने आई और ए ये क्यों निकाला, हमको निकालना क्या है, देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, ईना, याद आ रहा है। उस ईना में तो एन तो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज का फॉर्मूला क्या होता है, आई ए। क्या देखो मैंने आई निकाल लिया, क्या मैंने ए निकाल लिया, इसलिए हम लोग ने आई और ए निकाले, दिमाग में ये बैठा रहेगा तो जल्दी याद होगा, डेरिवेशन का टेक्निक है ये, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देखो द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, एम ऑर्बिटल, सिंपल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आई इंटू ए। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें जो भी लोग कैंसिल हो सकते हैं इसको कैंसिल कर दो, देखो एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ई वी आर अपॉन 2। यही है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आ गया। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, ई वी आर अपॉन 2, बस इतना ही। अगर आपको सेम चीज बोलेगा निकालो बोर्स मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में, इसके आगे और भी है, ये यहीं तक बस हो गया, लेकिन कैसा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, समझ में आएगा। तो अगर बोर्स मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में निकालने बोलेगा तो हमको इसको चेंज करना रहेगा मैग्नेट्रॉन वाले वैल्यू में, ठीक है। अब मैग्नेट्रॉन की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा एंगुलर मोमेंटम, इसको कहाँ कन्वर्ट करने वाला हूँ, एंगुलर मोमेंटम, जिसका वैल्यू होता है एल, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसको मालूम है, ठीक है, सिंपल एकदम फॉर्मूला यूज करने का एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है एम वी आर। अब इस फॉर्मूले में देखो आपको कुछ तो दिख रहा है, वी आर दिख रहा है, किसकी कमी है, एम की। मैं ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर एम वी आर बन सकता है, तो कर दो मल्टीप्लाई। ये आगे कब करोगे सॉल्व, जब बोर मैग्नेट्रॉन पूछेगा तब, अदरवाइज इतना सा पूछेगा तो यहीं तक कर दोगे, खत्म कर दोगे। देखो एम ऑर्बिटल इक्वल टू, देखो ई एम वी आर अपॉन 2m, ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ये किसकी वैल्यू रहेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एम वी आर क्यों लाया, आपको ये मालूम चल गया है, तो उसको वैल्यू चेंज करो, क्या लिखेंगे हम लोग, बट एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एल। एल कौन है, एल है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो भी हटाएंगे हम लोग थोड़ी देर में, ये वैल्यू वहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, एम ऑर्बिटल इक्वल टू ई एल अपॉन 2me। अगर आपको बोलेगा एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में डिराइव करो ऑर्बिटल मोमेंट, तो यहां तक करना है, लेकिन मैं बार बार क्या बोल रहा हूं आपको, कहां तक डिराइव करने के लिए, बोर्स मैग्नेट्रॉन तक, कहां तक, बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, अब हम लोग लाएंगे देखो बाय बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है। बोर्स का पोस्टुलेट क्या बोलता है, तो आपको मालूम होगा चैप्टर नंबर 15 में है वो, ठीक है। बोर्स का पोस्टुलेट बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल,
वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्या होता है, इंटीग्रल मतलब n मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। वो वैल्यू यहाँ उठा के रख दो तो m ऑर्बिटल इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए e अपॉन 2me ऐसे ही है, e अपॉन 2me और कैपिटल L देखो e अपॉन 2me ऐसे का वैसे ही है। कैपिटल L का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, NH अपॉन 2 पाई। अरेंज करो, n को पहले लिखने का EH NEH अपॉन 2 4 पाई me। अब ये आ गया हमारा बोर्स मैग्नेटोन। ठीक है, ये जो वैल्यू मिल रहा है ना, ये हमारा कौन सा आ गया, बोर्स मैग्नेटोन। इसके अंदर से n के अलावा, n तो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, EH अपॉन 4 पाई me जो है इसी को बोलते हैं हम लोग बोर्स मैग्नेटोन। याद रखना, जब एग्जाम में आएगा तो ये मत समझना कि चैप्टर नंबर 14 या 15 चैप्टर का है। 15 चैप्टर में बोर्स पोस्टुलेट है, चैप्टर 11 का ये होता है हाँ, बोर्स मैग्नेटोन। और इसकी वैल्यू भी समथिंग होती है 9 पॉइंट। ठीक है, वो वैल्यू भी आपको लिखना होता है, इसका वैल्यू बोर्स मैग्नेटोन का। ठीक है, वो क्या लिखना पड़ता है हमको, 9.2274 इंटू 10⁻24। ये एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, 1 मार्क्स नहीं पूछ चुका है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, चलो देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटाइजेशन। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटाइजेशन। यहाँ Z लगाया तो भी चलता है। मैग्नेटाइजेशन का सिंबल होता है कैपिटल M। इसका आपको मतलब मालूम होना चाहिए। इसका मतलब कैसा है, जब कोई मैग्नेटिक, समझो ये आयरन है, लोखंड का बना हुआ है, इसको हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो कुछ टाइम के बाद ना ये ऑटोमेटिक मैग्नेट बन गया रहेगा। मतलब इसके पास किसकी प्रॉपर्टी आ गई होगी, पहले तो लोखंड था, लोखंड दूसरे लोखंड को चिपका सकता है क्या, नहीं। लेकिन इसको, जिसको हमने फील्ड में रख के बाहर निकाला है, अब ये दूसरे लोखंड को चिपका सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास किसकी प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट की। ये जो प्रोसेस जिसको आपने अनमैग्नेटाइज मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज का डेफिनेशन है, जो लिखना होता है हमको एग्जाम में वो ऐसा होता है। मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू, सिंबल याद रखना, m नेट अपॉन वॉल्यूम, m नेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो रहेगा फील्ड का रहेगा, और नेट मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कभी कभी ऐसे आता है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा 100 नंबर से, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहेगा, तो m नेट के प्लेस पे nm लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जब दो लोग डिवाइड होते हैं तो डेफिनेशन बताते हैं, आप लोग क्या यूज करते हो, रेशियो। तो इसका डेफिनेशन कैसा लिखूंगा मैं, द रेशियो ऑफ, इसका नाम है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द फील्ड is called क्या कॉल्ड कहलाएगा, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटाइजेशन। Z लगाओ, S लगाओ, देखो दोनों लगा दिया ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला हो गया, SI यूनिट इसी की हेल्प से बनाना होता है, SI यूनिट। तो कैसे बनाओगे, देखो m नेट का अभी बताया था एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, IA, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, अपॉन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कट गया, इसको ऊपर लिखते हैं इसलिए ऐसा लिखा जाता है एम्पियर पर मीटर। तो AM इनवर्स के फॉर्म में। इसका डायमेंशन भी लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा इसका, ये 2 मार्क्स के लिए सब लिख देने का। देखो पहली बात तो ये मीटर है, मतलब ये लेंथ है, L-1 है, इसके पास मास नहीं है, टाइम नहीं है, और करंट है, करंट को A लिख दो डायरेक्टली, A1, I1 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, करंट को दिखाने के लिए हमने डायमेंशन में क्या लिख दिया, A1। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, मैग्नेटाइजेशन। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आ रहे हैं हम लोग, मेन जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डेरिवेशन है, ये चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, फिर डेरिवेशन नहीं है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोग निकालने आ रहे हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, H। ठीक है, और एकदम सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग H के प्लेस पे यूज करते हैं, सिंपल, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, देखो I आता है, NI, नी। H इक्वल टू क्या होता है, NI, N नंबर्स रहेगा और I करंट रहेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग H की वैल्यू निकालनी है, ये वाला वैल्यू नहीं निकालना है,
ठीक है। जब किसी मटेरियल को दूसरे के फील्ड में रखोगे तो इसके पास कुछ मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी, कितना आएगा हमको वो निकालना है, समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग सबसे पहले एक ऐसा करते हैं, देखो ये फील्ड बना दिया हूँ, ये फील्ड है, ये फील्ड ऐसा कब हो सकता है, ये फील्ड ऐसा बाहर हो सकता था, ठीक है, इस साइड से, ठीक है। ये जो मैं फील्ड बनाया हूँ ना, ये बनाया हूँ सोलेनॉइड का फील्ड, किसका फील्ड बना दिया हूँ, सोलेनॉइड का, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर हम लोग कोई मटेरियल रख रहे हैं, कोई भी मटेरियल हो सकता है, यह है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, ये कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक मटेरियल को रखे, ये हमारा जो फील्ड था वो कौन सा फील्ड था, सोलेनॉइड था, ठीक है। तो कंसीडर ऐसा लिखेंगे, कंसीडर अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल is placed inside the magnetic field, यूनिफॉर्म लिखता हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल को हमने रख दिया है। तो सबसे पहले आप लोग पहले एक सिंपल फॉर्मूला लिख लो सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो क्या लिखते हैं आप लोग, सोलेनॉइड इसलिए एस लगा लो, आपके टेक्स्ट बुक में इसको जीरो से दिखाया है, ऐसा बी नॉट बी जीरो से, आप लोग इसको एस से दिखाओ, सोलेनॉइड है करके, और सिंपल फार्मूला होता है इसका म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का क्या फार्मूला है, म्यू नॉट एन आई। ये सिंपल फार्मूला हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन मत दो, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये तो ये हो गया। अब मुझे आप लोग बताओ, जिस मटेरियल को आप लोग रखे हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, जितना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ में आएगा। जिस फील्ड में रख रहे हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है तो जो जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगा, ज्यादा। अगर वहां जिस फील्ड में रखे उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। हमको चलो ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मतलब जो भी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, मटेरियल इसलिए एम लगा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा, या फिर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये लिखा, इसको हटाने का कांस्टेंट लगता है, ठीक है। ये मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक कांस्टेंट लगते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम के लिए रहेगा, जब मतलब एयर वेयर ना रहे, कुछ भी नहीं रहेगा तब। ये दो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं इसका, दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो सोलेनॉइड का और एक किसका, मटेरियल का। सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई, और मटेरियल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एम, ठीक है। दोनों में बच्चा कुछ कॉमन ले सकते हो, और यहाँ क्या बचेगा, एन आई प्लस एम। एन आई देखो स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया, म्यू नॉट को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। इधर आएगा तो म्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसा म्यू नॉट डिवाइड में आ गया, इसके प्लेस से हमने क्या लिख दिया, एच प्लस एम। ये एम प्लस इधर जाएगा, हम लोग उसको ही क्यों इधर भेजे, एच को क्यों नहीं भेजे, क्योंकि हमको फाइंड ही क्या करना है, एच कौन है, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या मिल गया, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस, ये हमारा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो उसका वैल्यू है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक रहता है, उसको आप लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक, इस टॉपिक में नहीं रहेगा, अलग से रहेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब वो मटेरियल जिसको हम लोग मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, क्या उसके पास ये क्षमता है कि मैग्नेट को एक्सेप्ट करे, मैग्नेटाइज हो सके, ठीक है। वो जो क्षमता रहेगी जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मैग्नेटाइज होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, वो जो मटेरियल डिसाइड करता है, उस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका सिंबल होता है जाई, चाय बोल सकते हो आप लोग, काय बोल सकते हो, इस सिंबल का नाम। ये एक्स जैसा दिखता है, देखो ऐसा, और ऐसा कट करते हो, ठीक है। इसको मैं जाई बोलता हूँ, आप लोग चाय बोलो या काय बोल सकते हो,
ठीक है, ये इसका वैल्यूज होता है। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला, ठीक है, अब मुझे बताओ मैग्नेटाइजेशन, अभी आपने यहाँ देखो ये लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हुआ इसका मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल is directly proportional, is directly proportional to magnetic intensity, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी में रख रहे फील्ड में उससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग, हटाने के बाद देखो m को ऐसे लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यूज करते हैं वही होता है हमारा जाई, और ये हो गया h। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और हमको इसी की वैल्यू फाइंड करने की, हमारा टॉपिक वो है, तो h वहां मल्टीप्लाई इस तरह भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो m अपॉन h किसका वैल्यू मिल गया मुझे, जाई का, मतलब जाई बराबर मिल रहा है m अपॉन h। अब इसका डेफिनेशन बनाना है मुझे, तो डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है, जब दो लोग डिवाइड होते हैं तो क्या बोलता हूं मैं, रेशियो। इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि जो मैग्नेट, इसका जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन का, इंटेंसिटी का भी वही है। देखो जब भी दो तीन लोग प्लस हो रहे हैं ना, समझ देखो यहाँ पे बी अपॉन म्यू नॉट का भी इंटेंसिटी ये लोग के बराबर ही होगा। डायमेंशन क्या बोलता है, अगर इक्वेशन आपका प्लस है करेक्ट है तो डायमेंशनली उनका वैल्यू क्या होगा, सेम। ठीक है, आपको 11th में बोलता है डायमेंशन सेम, मतलब h का b अपॉन म्यू एट, b का अकेले नहीं, ये पूरे का और इसका सबका इंटेंसिटी क्या है, सेम। दोनों के इंटेंसिटी सेम होने के केस इसका नो यूनिट नो डायमेंशन। ये डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं, द रेशियो ऑफ m कौन है, मैग्नेटाइजेशन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेट को एक्सेप्ट करने की पावर। समझ में आ गया सबको, देयर इज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलो लिख लो इसको, क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ध्यान समझते रहना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में तीन लोग आते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है कि इसको फील्ड के अंदर रखो, डेफिनेशन अगर लिखना रहा तो ऐसा बोलने का, ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटाइज होता है, बाहर निकालेंगे तो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, ये थोड़ा बहुत भी मतलब होता ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा, और निकालेंगे तो टेम्पररी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन फिर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, ऐसा है इसका डेफिनेशन में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन अगर लिखना रहा तो ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये उसका डेफिनेशन आता है। ठीक है, ये सब हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा है। देखो सबसे पहला पॉइंट, दिस मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, ये मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। एग्जाम में कोई एक ही पूछता है, मैं आपको तीनों एक साथ इसलिए बताया कि एक याद किया, मतलब एक याद किया तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और सेम है लगभग। ठीक है, तो क्या बोला हमने, डायमैग्नेटिज्म सबसे कमजोर वाला, सबसे वीक है ये। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। पैरामैग्नेटिक है, इसको मैग्नेटाइज कर सकते, लेकिन टेम्पररी, कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए ही रहता है। ठीक है, दिस मटेरियल कैन बी टेम्परली मैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज टेम्परली। ठीक है, और ये वाला मटेरियल क्या है, यहाँ पे दिस आना चाहिए। ठीक है, दिस मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, उस मटेरियल को, फेरो वाले को हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल देखो लिखा है कोबाल्ट, आयरन, निकेल। ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, आयरन। और ये जो पैरामैग्नेट है उसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और ऐसे डायमैग्नेटिज्म का एग्जांपल है कॉपर, मर्क्यूरी, सिलिकॉन, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब ऐसे मटेरियल्स है जिनको हम लोग मैग्नेटाइज कर भी नहीं सकते। ये लोग ऐसे हैं जिसको हम लोग टेम्पररी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग परमानेंट मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
डायमैग्नेटिक वाले को जो मैग्नेटिक फील्ड है वीकली रिपेल करता है, भावी नहीं देता है इसको मैग्नेटिक फील्ड, अपने से तो ऐसा बाहर भगाता है। इसको सेम रहेगा लेकिन हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। देखो, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वीकली रिपेल्ड है, ये वीकली अट्रैक्टेड। अब वो वाला तो बेस्ट है, ठीक है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी के वजह से ये पॉइंट आता है, क्योंकि ये रिपेल्ड है, इसका मतलब कहां से कहां मूव करेगा। अगर रिपेल कर रहा है कोई, इसका मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ज्यादा है वहां से कहां जाएगा, कम की तरफ। इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, मतलब कम से, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां से हायर की तरफ जाएगा, लेकिन स्लोली। और इसको तो बहुत भाव दे रहा है, तो इसको क्या होगा, फटक से अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। दिस मटेरियल मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जहां फील्ड ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है, ये उसका उल्टा है। दिस मटेरियल स्लोली मूव फ्रॉम द वीकर पार्ट, देखो इसमें स्ट्रॉन्गर से वीकर था, इसमें वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। देखो वीकर पार्ट से कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्गर पार्ट में, और ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से कहाँ मूव कर रहा था, वीकर पार्ट में, ठीक है। दोनों के दोनों स्लोली है। ये वाला देखो क्या है, दिस मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत फास्टली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली है और अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेट एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो पावर होती है, ठीक है, ये मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, स्मॉल है और निगेटिव है। डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो निगेटिव रहेगा। इसका डायरेक्शन क्या था, ठीक है, हाँ, डायरेक्शन क्या था, सेम था, ठीक है, सेम था, बुला रहा था, लेकिन हल्का फुल्का बुला रहा है, इसलिए स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव। इसको तो बहुत फास्ट में बुला रहा था, पॉजिटिव है और लार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है, ऐसे पॉइंट आप याद करना, रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट, डायमैग्नेट, ये जो इसका मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग शॉर्टकट में लेके डायमैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, सिंपल में क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये जो प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर पे डिपेंड। ये वाला जो है देखो, इसको लिखा हो आ गया, पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द, लेकिन ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। और ये वाला, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द, लेकिन इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, इसको भी फर्क पड़ता है, इसको भी पड़ता है, लेकिन इसको ज्यादा। समझ में आ गए प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्यूरीज लॉ पे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई एक ही आता है तो आपको उस हिसाब से देख लेना है। 2 मार्क्स के लिए आएगा, 4 पॉइंट बस हो गया। आपको 5 पॉइंट लिखा है, कोई एक ऑप्शन में रखा तो भी चलेगा। ठीक है, देखो अगला है, इसमें हम लोग सीख रहे बस क्यूरीज लॉ। क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब क्यूरीज लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले देखो, किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अपना ये देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्टेटमेंट लिखते हो, सिंपल है। पहले स्टेटमेंट देखो, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यही m जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है। t कौन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर ही बोलोगे तो भी चलेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना रहा तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट इसका लिखना रहा तो क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट, स्टेट्स आपके टेक्स्ट बुक में अभी आगे कुछ टॉपिक आएगा वहां से दिखेगा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिख रहा है आपको। क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटाइजेशन, एम मतलब कौन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। ऊपर कौन है यहाँ पे, बी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड देखो जो नीचे होता है, एक ऊपर एक नीचे, उसको इनवर्सली बोलते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो हमने ये भी लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। इसको हटाने के बाद कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट लगता है सी, ठीक है, सी को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्यूरीज कांस्टेंट। समझ में आ गया सब बच्चा को।
ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अगर आपने बी की वैल्यू रखे होते तो म्यू नॉट एच लिख सकते हैं हम लोग। इस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच। ठीक है, जो वैल्यू इस तरफ आ जाती है तो लास्ट में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलता है, और लास्ट में आपको इसके अंदर एक चीज और मिल जाता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ऐसा वैल्यू रख के डिराइव करते तो मिलता है। तो आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो भी चलेगा, ये डायरेक्टली ये बोला। इसका स्टेटमेंट कैसा आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये लिखोगे। इसके बाद हटाने के बाद कांस्टेंट सी लिखोगे अपॉन टी। अगेन ये सी कौन है, क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, आपके टेक्स्ट में आपको ये वाला मिलता है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसी को ऐसा डिराइव करते जाएंगे तो लास्ट में ये आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एच रख दो। ठीक है, म्यू नॉट एच, बी का वैल्यू क्या रखने बोल रहा हूँ, C इज इक्वल टू म्यू नॉट एच रख दिया, टी रख दिया, एच को इधर लेके आ गए, एच को इधर लेके आओ अगले स्टेप में, क्या मिलेगा, m अपॉन एच बराबर सी म्यू नॉट अपॉन टी। ये m अपॉन एच किसकी वैल्यू थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो इसको हटा के आप लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसा जाए बराबर सी म्यू नॉट अपॉन टी। ये सब तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या मिला, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। वही हमने वहां पे डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, इस टाइप से आपको करना रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो देख लो, ये लास्ट टॉपिक देख लो। ठीक है, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। डोमेन थ्योरी। ठीक है, डोमेन थ्योरी कैसा बोलता है कि कोई भी जब मटेरियल होता है, कोई मटेरियल, तो उसके अंदर ना ऐसा स्पेस बना होता है, मतलब जो मटेरियल है समझो वो, तो इस मटेरियल के अंदर जितने भी पार्ट्स है, ठीक है, ये अकेला एक ही पार्ट नहीं होता कि इससे बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो इतना बड़ा सा स्पेस, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट कैसा भी हो सकता है, कुछ भी साइज का हो सकता है। समझ में आएगा, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और डोमेन उसको बोलते हैं, कोई अलग अलग डोमेन है, बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं इसमें। कोई पॉइंट पहले लिखा है, डोमेन थ्योरी स्टेट्स दैट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डोमेन। देखो छोटे छोटे बॉक्स है डोमेन्स, और डोमेन्स क्या होता है उसको बोलते हैं डोमेन। ऐसा रीजन, छोटा सा रीजन, ये एक बॉक्स हाँ, एक बॉक्स के अंदर जितने भी मटेरियल होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और सेम डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसा है तो सबके सब ऐसा होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है तो सबके तरफ नीचे ही होंगे। इसके अंदर समझो ऊपर की तरफ है तो सबके सब, मतलब डोमेन किसको बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम, वही लिखा हमने। और स्मॉल रीजन इन विच, ऐसा रीजन जिसके अंदर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइन, अलाइन मतलब डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड डोमेन। उनका सब लोग का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम, एक ही डायरेक्शन में रहता है, उसको हमने क्या बोल दिया, डोमेन। स्टार्टिंग में जब आप लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते हो तो ये इसके अंदर डोमेन जो है ना, देखो ये इधर इधर है, ये इधर है, ये समझो इधर है। ठीक है, ये किधर भी रहता है, लेकिन एक डोमेन का सेम रहेगा, ये मत भूलना। ठीक है, एक डोमेन का क्या रहेगा, सेम, अब वो किधर भी रहे। ठीक है, ऐसा ये कैसे भी रहते हैं, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसीलिए ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन है। इसके वजह से सब लोग एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है जीरो। ठीक है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें क्या हो जा रहा है, जीरो। ठीक है, क्यों ऐसा जीरो हो जा रहा है, ठीक है, जैसे बग होना रहा है, डिस्टर्ब कर दिए। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे थे, इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर जितने भी डोमेन्स है, उन डोमेन्स का डायरेक्शन स्टार्टिंग में कैसा रैंडमली है। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये सब लोग एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे। जैसे हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, ये सब लोग एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो डोमेन है, जितने भी डोमेन है, कैसे भी पार्ट्स रहे, ठीक है, इस सब लोग एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। अगर सब एक डायरेक्शन में आ गया, मतलब इसको जितना चाहिए था उतना एनर्जी मिल गया, तो सब डोमेन्स का जो भी अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा, और एक डायरेक्शन फिक्स हो गया मतलब वो मैग्नेटाइज हो गया, अच्छा मैग्नेटाइज हो गया। समझ में आएगा, अगर अच्छे से एक डायरेक्शन में आया मतलब मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखा, देखो डोमेन हो गया, देखो इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होता है, डोमेन्स एक्सिस ऑफ द डिफरेंट डोमेन, अलग अलग के डोमेन्स का जो एक्सिस है ये वाला, आर ओरिएंटेड रैंडमली। ठीक है, इसके से क्या हो रहा है, रिजल्टिंग द नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आगे, व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई, जब बाहर से अपने दूसरा फील्ड दिया, डोमेन ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा।
व्हेन द सफिशिएंट हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जितना होना चाहिए था उतनी एनर्जी मिल गई, ऑल द डोमेन्स कोलेस, मतलब कंबाइन हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स है एक साथ हो जाता है। अब ये डोमेन रह ही नहीं गया, सबका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। समझ में आ गया? अब ये डोमेन नहीं रह गया क्योंकि सब आपस में क्या हो गए, कोलेस हो गए, कंबाइन हो चुके। अब इससे क्या होगा, एक बड़ा डोमेन फॉर्म होगा। बड़े वाले साइज को हम लोग बोलते हैं जायंट डोमेन, टुगेदर टू फॉर्म अ जायंट डोमेन। ये हमारा डोमेन थ्योरी क्लियर हो गया। हिस्टेरेसिस देख लेना, उसमें कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होता है। रिटेंटिविटी का मतलब अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बचा के रखने की एबिलिटी, समझ में आएगा। और कोर्सिविटी मतलब अपोज करना, कि मुझे डीमैग्नेटाइज कर रहा है, मैं उसको अपोज कर रहा हूँ। मेजर ऑफ एबिलिटी टू अपोज द डीमैग्नेटाइजेशन, उसको हम लोग रिटेंटिविटी कोर्सिविटी में बोल लेंगे, ठीक है। और रिटेंटिविटी मतलब क्या, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बचा के रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन गूगल से देख के अच्छे से लिख लोगे। लास्ट में एक टॉपिक और है मैग्नेटिक शील्डिंग, वो आप लोग देखना अच्छे से। फिर मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है, जब हम लोग का मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मटेरियल को समझो यहाँ पे रखा हूँ, तो जब इसको मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके मैग्नेटिक लाइन से ना इसके बीच में से ही जाते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है ना उसको अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में रहे लेकिन अट्रैक्ट, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है एक स्फेरिकल सेल, ठीक है। इस मटेरियल के आजू बाजू में क्या लगाना होता है, स्फेरिकल सेल, जिसको हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही प्रोसेस है जिसके अंदर स्फेरिकल सेल लगा देते हो, जिससे ये इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती। वो कैसे होगा, वो क्या काम करेगा, जो मैग्नेटिक लाइन से वो साइड से ले जाएगा, इसको जो ऐसा जा रहा था ना उसको घुमा के ऐसा साइड से ले, रोकेगा तो नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन उसको साइड से भेज देगा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आने नहीं देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्डिंग ये कवच जो स्फेरिकल आपने लगा दिया, ठीक है। चलो लिख लो।